नमस्कार, आप देख रहे हैं नया सवेरा। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। तो कामयाबी की नई इबारत लिखेंगे हम जब चांद पर रखेंगे कदम। जी हां, तो आज काफी अहम दिन है चंद्रयान 2 के लिए कि जब आज चंद्रयान 2 चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा। क्या चुनौतियां हैं उस पर हम करेंगे चर्चा। साथ ही जो तमाम बड़ी खबरें हैं उन पर भी रहेगी हमारी खास नजर। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ टेलीफोनिक वार्ता की है, तमाम द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई है। साथ ही अगर हम देखें तो बाढ़ की जो स्थिति है तमाम राज्यों में, उस पर हम डालेंगे नजर। खासतौर पर दिल्ली में जो यमुना का जलस्तर है वो बढ़ गया है, उस पर भी होगी बातचीत। लेकिन सबसे पहले हम निगाह डालेंगे टॉप स्टोरीज यानी कि सुर्खियां हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ 30 मिनट तक की टेलीफोन पर बात। क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मसलों पर की चर्चा। सीमा पार आतंकवाद को खत्म करने की बताई जरूरत। कहा क्षेत्र के कुछ नेताओं का भारत विरोधी उकसाने वाला बयान शांति के लिए ठीक नहीं। जम्मू कश्मीर में हालात तेजी से सामान्य। कई इलाकों में लैंडलाइन सेवाएं हुई सामान्य। प्रशासन ने कहा अफवाहों से रहें सावधान। इसरो के लिए आज बेहद अहम दिन। चंद्रयान 2 आज चंद्रमा की कक्षा में करेगा प्रवेश। यान का लैंडर विक्रम 7 सितंबर को दक्षिण ध्रुव पर चंद्रमा पर उतरेगा। उत्तर भारत के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश का कहर जारी। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हिमाचल और उत्तराखंड में 35 लोगों की मौत। पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज लातविया के प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। उपराष्ट्रपति प्रतिनिधिमंडल स्तर की करेंगे वार्ता। साथ ही भारत लातविया बिजनेस फोरम की बैठक को भी करेंगे संबोधित। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश की 2 दिवसीय यात्रा पर। विदेश मंत्री बांग्लादेश में अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय और आपसी महत्व के मुद्दों पर करेंगे बातचीत। प्रसिद्ध संगीतकार खयाम का 92 वर्ष की आयु में निधन। प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि। कहा देश उनके दिए संगीत को हमेशा रखेगा याद। फिल्म कभी कभी और उमराव जान में दिए संगीत को कभी नहीं भुला जा सकता। और खेल की खबरों में साई प्रणीत एचएस प्रणॉय BWF विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंचे। और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई, जिसमें क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मसलों पर बात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंक और हिंसा मुक्त वातावरण बनाने पर जोर दिया। पीएम ने बिना किसी अपवाद के सीमा पार आतंकवाद को खत्म करने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति से कहा कि क्षेत्र के कुछ नेताओं द्वारा भारत के विरुद्ध हिंसा के लिए भड़काना और बयानबाजी करना शांति के अनुकूल नहीं है। और पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बातचीत हुई है। बिना किसी अपवाद के सीमा पार आतंकवाद को खत्म करने पर जोर। दोनों देश लगातार आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए लगातार काम करते रहे हैं और इस बातचीत में भी ये मुद्दा अहम रूप से उभर कर सामने आया। क्षेत्र के लिए कुछ नेताओं का भारत विरोधी बयान भी शांति के लिए ठीक नहीं, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर वार्ता कर डोनाल्ड ट्रंप से कहा। और अब खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां हालात तेजी से बेहतर हो रहे हैं। श्रीनगर में कल से स्कूल खुल चुके हैं और इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। प्रशासन ने कहा कि समाज के सभी वर्ग सहयोग कर रहे हैं और जनजीवन पूरी तरह से सामान्य है। सरकारी कार्यालयों में भी कामकाज पूर्ण रूप से बहाल कर दिया गया है।
इस बारे में सभी जरूरी इंतजाम कर दिए गए हैं। कुछ स्थानीय समाचार पत्रों ने अपना प्रकाशन भी शुरू कर दिया। अलग अलग इलाकों में लैंडलाइन फोन सेवा बहाल की जा रही है। जिन इलाकों में ढील दी गई वहां किसी भी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है। घाटी में लैंडलाइन की सुविधा भी चरणबद्ध तरीके से शुरू की जा रही है। हालात सामान्य होने के बाद स्थानीय नागरिकों के बीच खुशी देखी जा रही है। और श्रीनगर से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट। उर्मिलेश, सुप्रभात आपको। तो जिस तरह से हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं कि हालात वहां पर सामान्य हो रहे हैं और सबसे अहम बात यह है कि प्रशासन इस बात का बहुत ही कड़ाई से पालन कर रहा है कि अफवाह फैलाने वालों से बिल्कुल कड़ाई से निपटा जाएगा और साथ ही साथ जो घुसपैठिए हैं उसको लेकर भी प्लान बनाया जा रहा है कि किसी तरह की घुसपैठ ना हो, कोई भी अप्रिय घटना को अंजाम ना दिया जा सके। जी आंचल, जैसे कि आपको पता है कि कल सोमवार से जो है यहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल हैं उन स्कूल को खोल दिया गया है। और दूसरी बात, संवाददाता सम्मेलन में कल जो है पुलिस के जो आला अधिकारी वहाँ पे थे, उन्होंने कहा कि जो अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात ये आंचल की ये जो स्थितियां देखी गई हैं इसके चलते हुए प्रशासन ने जो है यहाँ पर जो है प्रशासन ने कल से निर्णय लिया है कि बुधवार से जो है यहाँ पे मिडिल क्लास तक भी शुरू कर दी जाएंगी क्लासेस। और खासकर अगर श्रीनगर की बात की जाए तो यहाँ पर जो है जनजीवन बहुत सामान्य है, यातायात चल रहा है। जो भी चीज़ें हैं, हॉस्पिटल हुआ और दवाई की दुकान, मेडिकल स्टोर हुआ, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे नॉर्मली चल रहा है। आम आदमी जो जनजीवन है वो बिल्कुल सामान्य है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी घाटी जहाँ पे भी जो है पुलिस थानों में जो छूट दी गई थी वहाँ से कोई अप्रिय घटनाएं यहाँ पे नहीं आई हैं। और जो जहां भी चाहे वो जो भी जिले हों उनमें किसी भी तरीके से कोई हिंसक घटना की अभी तक जो है प्रशासन ने कोई जानकारी नहीं दिया, या इस तरीके से कोई अप्रिय घटना की जानकारी नहीं मिली है आंचल। और उर्मिलेश, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं एक विश्वास बहाली जो है वो घाटी में साफ तौर पर नजर आ रही है। वहां का युवा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, जो हम स्कूलों की तस्वीरें देख रहे हैं, आम जनजीवन जो है वो सामान्य होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सबका साथ सबका विकास का जो एक नारा है, जो मुख्य धारा से काफी वक्त से घाटी के कई लोग जो विकास से कटे हुए थे वो वापस से मुख्य धारा में जुड़ते हुए। हाँ बिल्कुल आंचल, जब हम यहाँ जो लोग हैं उन लोगों से हमने बात की तो जो बात हुई है तो वो कहते थे कि जो पहले की सरकारें रही हैं उन्होंने बहुत कुछ हमारे लिए नहीं किया है, लेकिन अब यहाँ के जो युवा हैं उनके मन में एक जो है कहीं ना कहीं उम्मीद जगी है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके मन में भी विकास को लेकर के उम्मीद जगी है। और कहीं ना कहीं जो यहाँ के छात्र हैं वो भी कह रहे थे कि अब हमको जो है अच्छी शिक्षा मिलेगी, गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलेगी, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ भी जो है रोजगारपरक शिक्षा आएगी और घाटी में भी जो है विकास की एक लहर दौड़ेगी आंचल। और जिस तरह से ये भी बात सामने है उर्मिलेश की, किस तरह से वहां पर एनएसए चीफ भी रहे हैं काफी दिनों तक, और किस तरह से प्रशासन जो है, साथ ही साथ पुलिस बल की अगर बात की जाए, आर्मी की बात की जाए, तो हर लेवल पर चेक्स एंड बैलेंसेस के थ्रू काम किया गया कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। ऐसे में आतंकवाद का सफाया, साथ ही साथ जो गुर्गे, जो आंख और कान माने जाते हैं आतंकवादियों के, उन पर भी शिकंजा कसने की पूरी तैयारी है। जी आंचल, बिल्कुल ये बात तो है कि सरकार ने जो है पूरे होमवर्क के साथ प्रशासन ने जो है यहाँ पे काम किया है। और जो यहाँ पे जो टेररिस्ट कहा जाए या जो उस तरीके की हरकत जो करते थे उन पे कहीं ना कहीं जो है सरकार ने शिकंजा कसा है। और उस शिकंजे की ही आज जो परिणाम है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। चरणबद्ध तरीके से, जैसे कि हमने अपने खबरों में भी दिखाया कि यहाँ पे जो है लोग संचार को लेकर के थोड़ा सा परेशान थे, लेकिन प्रशासन ने जो है यहाँ पे लैंडलाइन फोन जो है खोल दिए गए
हैं। और अगर जहां दूर दराज में फोन जो है लैंडलाइन फोन नहीं है तो वहां पे प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो जो है यहाँ के लोगों की बात करा रहे हैं आंचल, और किसी भी प्रकार से कोई भी छूट देने की उन शरारती तत्वों को किसी भी प्रकार से प्रशासन जो है कोई छूट देने की मूड में नहीं दिखाई देता है आंचल। बिल्कुल उर्मिलेश, तो जिस तरह से जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कार्यालयों में भी बहुत ही सही सामान्य रूप से काम हो रहा है, ये अपने आप में बहुत सुखद तस्वीर पेश करता है घाटी की। बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और अब खबरों में बात कर लेते हैं चंद्रयान की। भारत का महत्वाकांक्षी चंद्रयान 2 आज चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने वाला है। मिशन का ये सबसे अहम और जटिल दौर होगा जब चंद्रयान आज सुबह करीब 9:30 बजे चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान 2 को चंद्रमा पर स्थापित करने की प्रक्रिया बेहद जटिल है, क्योंकि अगर सैटेलाइट को एक निश्चित रफ्तार से चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करना होगा, अगर उसकी रफ्तार तेज होती है तो वह चंद्रमा की कक्षा से बाहर जाकर गहरे अंतरिक्ष में खो सकता है, लेकिन अगर धीमी गति से पहुंचता है तो चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो चंद्रयान 2 को अपनी कक्षा में खींच लेगा। जाहिर है इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एक छोटी सी चूक भी महंगी साबित हो सकती है। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के बाद चंद्रयान को 21 अगस्त और 1 सितंबर के बीच 4 और कक्षाओं में उसे सफलतापूर्वक पार करना होगा। इसके बाद ये चंद्रमा की सतह के और करीब आ जाएगा। मिशन के लिए सबसे अहम दिन होगा 7 सितंबर का दिन, जब दक्षिणी ध्रुव पर यान का लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। और इसी पूरे मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विज्ञान और तकनीकी विशेषज्ञ पल्लव बागला। पल्लव, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज पर। तो आज चंद्रयान 2 की अग्नि परीक्षा है पल्लव। जिस तरह से ये माना जा रहा है कि चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा, चुनौतियां जो हैं वो रफ्तार को लेकर भी हैं, और क्योंकि चांद पर हवा नहीं है तो ये 2 अहम चुनौतियां हैं आज इसरो के लिए। देखिए, अहम चुनौती है कि सटीक तरीके से जब धरती से चंद्रयान 2 को चांद की ओर भेजा गया था तो वो निशाना चूक ना गया हो जी। अगर निशाना सही होगा और वो चांद के पास 150 किलोमीटर के करीब तक पहुंच गया होगा तो ये कार्यक्रम जो आज का है वो सफलतापूर्वक भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी कर पाएगी। उसमें रफ्तार और टाइमिंग दोनों की जरूरत है। कम हुई तो भी परेशानी है, ज्यादा हुई तो भी परेशानी है, और इसमें एक ही मौका मिलेगा। आज अगर सफलता नहीं हुई तो ये मिशन कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा, और इसमें कोई दूसरा मौका नहीं है। आज का ही एक मौका है, लेकिन ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि भारत ने पहले भी चंद्रयान 1 में 2008 में यही प्रक्रिया करी है। तो इसका एक्सपीरियंस भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी को है, और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के चेयरमैन और बाकी वैज्ञानिक मुझको ये बता रहे हैं कि वो मुश्किल काम है, लेकिन वो कोशिश भरसक कर रहे हैं कि होगा। और अंत देखिए, ये रॉकेट साइंस है, अगर फेल हो जाए तो मायूसी नहीं होनी चाहिए। और पल्लव, जिस तरह से अब लक्ष्य के काफी करीब है, और जिस तरह से 14 अगस्त को भी इसरो ने साफ तौर पर कहा था कि जो तमाम गतिविधियां हैं वो अभी सकारात्मक दिशा में चल रही है, और अगर ऐसा होता है कि चांद की कक्षा में प्रवेश करता है चंद्रयान 2, इसके बाद भी जो रास्ता है वो लंबा है। 4 कक्षाओं में फिर तब्दीली होगी, और 7 सितंबर का जो दिन है वो काफी अहम है। बिल्कुल, देखिए, अभी दिल्ली दूर है चंद्रयान 2 के लिए। जब तक विक्रम लैंडर चांद की सतह पे पहुंच जाए और प्रज्ञान रोवर निकल आए और अपना काम नहीं करे, और चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर साल भर तक अपना काम नहीं करे, क्योंकि वैज्ञानिक मिशन है, इसकी वैज्ञानिक जानकारियां जब तक नहीं दे तब तक इसको पूरी तरह से सफल नहीं माना जाएगा। तो आगे के काम भी मुश्किल हैं। हर स्टेप को एक एक करके लिया जाता है। स्पेस मिशन में कभी भी किसी चीज को एक झटके में कामयाब नहीं बोला जा सकता। हर स्टेप जो है जटिल है, हर स्टेप जो है मुश्किल है, और एक एक करके आगे बढ़ा जाता है। पहले लॉन्च में थोड़ी सी डिले हुई थी, जुलाई 15 से जुलाई 22 को, वो कामयाबी से पूरा हुआ। आज का कार्यक्रम भी उम्मीद करनी चाहिए कि अच्छे से पूरा हो जाएगा। उसके बाद इसको चांद की कक्षा में 100 किलोमीटर पे बैठाया जाएगा, फिर 30 किलोमीटर पे लाया जाएगा,
और फिर बाद में जब विक्रम लैंडर को नीचे लाया जाएगा, जी। वो भी कार्यक्रम कोई आसान नहीं है, वो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अभी तक कभी नहीं किया है। लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए कि अगर जो चीज अच्छी हुई है तो आगे भी सफलतापूर्वक होगी। बिल्कुल। और अंत में पल्लव आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि लगातार हम आप इन पूरे मुद्दों पर बहुत पैनी निगाह रखते हैं, तो रफ्तार का जो पूरा इसमें एक चक्र है वो काफी अहम है, क्योंकि गति अगर तेज है तब मुश्किल है, गति अगर धीमी है तब मुश्किल है। जो वो वेग है उसका पूरा का पूरा जो तकनीकी विषय है वो काफी अहम है। ऐसे में रफ्तार को लेकर किस तरह की एहतियात बरती जा सकती है ताकि लैंडिंग जो हो वो सफलतापूर्वक हो पाए? नहीं, देखिए, आज की रफ्तार जो है वो लैंडिंग से रिलेटेड नहीं है। आज की रफ्तार जो है करीबन 8000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से चंद्रयान 2 चांद के करीब पहुंचेगा, और जब 150 किलोमीटर के पास होगा तब आधी घंटे तक उसके रॉकेट को फायर किया जाएगा, जिससे उसकी रफ्तार धीमी करी जा सके, इतनी धीमी कि चांद का ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण उसको अपने एम्ब्रेस में ले ले। अगर एम्ब्रेस में ले लेगा तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो वो चांद को छोड़ के आगे चला जाएगा, और ये बड़ी परेशानी की बात आएगी। और बाद में जो जो जिसको 15 मिनट दहशत के कह रहे हैं इसरो के चेयरमैन डॉक्टर सिवन, जी। उसमें भी रफ्तार की बड़ी अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि आपको हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विक्रम लैंडर को 0 वेलोसिटी से चांद की सतह पर लैंड करना है, और वो भी साउथ पोलर रीजन में। तो उस टाइम पे भी रफ्तार की बात है। देखिए, अंतरिक्ष में कोई चीज आसान नहीं होती, लेकिन भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इतनी सफलता से अपना काम करती है कि लोगों को ये गुड्डे गुड़ियों का खेल लगने लगा है, लेकिन नहीं, ये है बड़ा मुश्किल और जटिल काम। जी। और पल्लव जी, बहुत संक्षिप्त में आपसे कि जो लगातार हम 7 सितंबर का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें दक्षिणी ध्रुव पर यान का लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, दक्षिणी ध्रुव ही क्यों? मतलब अगर आम भाषा में समझने की कोशिश करें तो दक्षिणी ध्रुव का ही चयन क्यों किया गया? देखिए, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी लैंडिंग कहीं पे भी कर सकती थी, उनको चॉइस था, लेकिन इससे पहले जो सारी लैंडिंग्स हुई हैं वो ज्यादातर इक्वेटोरियल रीजन में हुई हैं। अपोलो मिशन की जो अमेरिकी नागरिक गए थे, और बाकी जो मिशन है उनकी नॉर्मल लैंडिंग इक्वेटोरियल रीजन में हुई है। तो अगर आपको कुछ नया करना है तो कोई नई जगह जाने की जरूरत थी, और इस वक्त दुनिया के वैज्ञानिकों की नजर जो है वो चांद के दक्षिणी ध्रुव पे है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पे पानी की ज्यादा तादाद मिलने की उम्मीद है। जी। तो ऐसी नई जगह पे जा रहे हैं जहां से कुछ नया मिलेगा। तो वही है, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बड़े सटीकता से चॉइस करा कि हम दक्षिणी ध्रुव पे जाएंगे, और उसी लिए दुनिया के जो अंतरिक्ष के वैज्ञानिक हैं वो भारत के चंद्रयान 2 मिशन पे बहुत पैनी नजर रखे हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पल्लव जी इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है चंद्रयान 2, और जो अहम तारीखों का जिक्र किया गया है उसमें 7 सितंबर काफ़ी अहम है, और आज का दिन काफ़ी अहम है। 9:30 बजे तक चंद्रयान 2 कक्षा में प्रवेश कर जाएगा चंद्रमा की। हालांकि जिस तरह से पल्लव बता रहे थे, चुनौतियां बहुत है, लेकिन सब कुछ अच्छे से शुरुआत हुई है तो नतीजा भी सकारात्मक ही होगा। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। देश के उत्तरी राज्यों में बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कई जगह हुए भूस्खलन की वजह से सैकड़ों लोग फंस गए हैं। वर्षा के कारण पंजाब, हरियाणा और जम्मू के कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश से मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो गई। राज्य में पिछले 2 दिन से जारी मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़, भूस्खलन और पेड़ों के गिरने की कई घटनाएं हुई हैं। मौसम विभाग ने राज्यों के निचले और मध्यम पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष रूप से शिमला, सोलन, मंडी और कांगड़ा जिलों में तेज वर्षा की चेतावनी जारी की हुई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वह स्थिति पर कड़ी निगरानी रखें और स्थानीय लोगों तथा पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। वहीं हिमाचल के ही आदिवासी क्षेत्र और लाहौल स्पीति अप्रत्याशित बर्फबारी के कारण वहां भूस्खलन हुआ है, जिसके कारण 800 से अधिक सड़कें बंद हैं।
खबर देवभूमि उत्तराखंड से, जहां पिछले 2 दिनों में हुई भारी बारिश के चलते प्रदेश की सभी नदियां उफान पर हैं और हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान को पार कर गई है। उत्तरकाशी के मोरी तहसील में शनिवार रात को बादल फटने की घटना के कारण आई अचानक बाढ़ से भारी नुकसान हुआ। घटना में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। बादल फटने से कई घरों को नुकसान हुआ है और बिजली और संचार सुविधाएं भी प्रभावित हुई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और जिला प्रशासन बचाव कार्यों में लगे हुए हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य के 12 जिलों में स्कूलों को बंद किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और घाघरा सहित कई नदियों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। पड़ोसी राज्यों में भारी बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में काफी वृद्धि हुई है। खबर पंजाब से। इधर पंजाब में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश के बाद पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। लुधियाना जिले के 10 गांवों में बाढ़ के पानी घुस जाने की वजह से कुछ हिस्सों से लोगों को निकाला गया। रोपड़ जिले में बाढ़ के हालात हैं। सतलुज नदी में कई जगहों पर जलस्तर बढ़ गया। नवा शहर में सेना ने राहत कार्य चलाकर पानी में फंसे हुए लोगों को निकाला है। और अब खबर दिल्ली से। दिल्ली सरकार ने भी एनसीआर के लिए बाढ़ की चेतावनी जारी की है और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को वहां से सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा, क्योंकि यमुना नदी में जलस्तर के खतरे के निशान को पार करने की संभावना है। कल शाम यमुना नदी का जलस्तर 203.37 मीटर तक पहुंच गया और इसके आज बढ़कर 207 मीटर तक पहुंचने की संभावना है, क्योंकि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से शाम 6 बजे 8,28,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। जलस्तर बढ़ने के चलते यमुना पर जो लोहे का पुल है उस पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया। जलस्तर 204.88 मीटर पर पहुंचा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना। गिरीश, तो हालांकि खतरे के निशान से फिलहाल यमुना का जो स्तर है वो अभी 204 के आसपास है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि वो बढ़ सकता है, क्योंकि पानी छोड़ा गया है हथनीकुंड बैराज से। अभी करंट सिचुएशन क्या है? देखिए आंचल, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह से लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है तो उससे कहीं ना कहीं हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा गया है। 8 लाख क्यूसेक पानी जो रविवार को छोड़ा गया है वो आज दिल्ली पहुंच रहा है। इस समय की अगर बात की जाए तो दिल्ली के अंदर यमुना नदी का जलस्तर 205.90 पर पहुंच चुका है, यानी खतरे के निशान से इस समय यमुना नदी ऊपर बह रही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो फिलहाल खतरे का निशान है उसको बढ़ा दिया गया है। पहले 204.83 मीटर पर यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान पर हुआ करता था, लेकिन उसको बढ़ाकर 205.33 मीटर कर दिया गया है और इस समय दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर 205.90 मीटर पर इस समय यमुना बह रही है। कहीं ना कहीं खतरे के निशान से काफी ऊपर इस समय है और लगातार पानी बढ़ रहा है। निचले इलाकों को खास तौर पर खाली करा लिया गया है। मेरे कैमरा सहयोगी शारदा से कहूंगा कि वे दृश्य दिखाएं, जहां आप देख सकते हैं इस समय हम लोहे वाले पुल के नजदीक खड़े हैं। ये लोहे वाला पुल है जिस पर फिलहाल ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है, यातायात को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि काफी पुराना पुल है। एहतियातन तौर पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पूरी तरह से इस पे वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया है, लेकिन रेलगाड़ियां फिलहाल चल रही हैं। जब कहीं ना कहीं नॉर्दर्न रेलवे को लगेगा कि इसे बंद करना है तभी वो इस पर आवाजाही रेलगाड़ियों की बंद करेगा, लेकिन फिलहाल ट्रैफिक को इस पर बंद किया गया है। और ये आप यहाँ यमुना का किनारा है, लोहे वाले पुल के नज़दीक में, यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी कहाँ तक आ गया, क्योंकि पानी काफ़ी पीछे तक हुआ करता था, लेकिन इस समय 205.90 मीटर पर दिल्ली में यमुना का जल स्तर पहुँच गया है। तो कहीं ना कहीं खतरे के निशान से इस समय यमुना नदी काफी ऊपर बह रही है, क्योंकि 8 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है। तो ऐसे में खतरे का निशान से यमुना नदी अभी और ज्यादा भी ऊपर बढ़ेगी और कहा जा रहा है कि आज देर शाम तक पानी जो है यमुना नदी के अंदर काफी और ऊपर आ सकता है।
वहीं प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं गिरीश, क्योंकि लगातार करीबन 10,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, लेकिन तटीय जो निचले इलाके हैं वहां पर अभी भी लोग हैं। तो प्रशासन किस तरह से युद्ध स्तर पर काम कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि ये 2 दिन काफी अहम है और काफी अहम कदम उठाए जा रहे हैं इस स्थिति से निपटने के लिए। देखिए, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक आपात बैठक भी बुलाई है जिसमें समीक्षा की जाएगी कहाँ पर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। मुनादी करके जो है निचले इलाकों में लोगों को बताया गया है कि वहाँ पानी पहुँचने वाला है, वो अपनी जगह छोड़ दें। लेकिन काफ़ी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी लोग निचले इलाकों से नहीं निकले हैं, ऊपर नहीं गए हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि टेंट लगाए गए हैं जहाँ पर लोग वहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं फिलहाल जब तक पानी नहीं उतरता। तो कहीं ना कहीं अभी देखना होगा कि प्रशासन और किस तरह के इंतजाम करता है, क्योंकि अभी भी यमुना के किनारे पर लोग मौजूद हैं। पूरी तरह से जिस तरह से कहा जा रहा है कि मुनादी की गई है, लोगों को बताया गया है कि यमुना के अंदर लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, तो ऐसे में वो अपनी जगह फिलहाल छोड़ दें। और अगर अब बात की जाए पूरी यमुना नदी में, दिल्ली के अंदर बख्तावरपुर से लेकर सोनिया विहार हो चाहे गढ़ी मैंडू हो, जो निचले इलाके हैं फिलहाल पानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वहाँ जो ओखला की अगर बात की जाए तो वहाँ भी जो गंदा पानी था, जो कहीं ना कहीं काफ़ी काली मैली दिखती थी यमुना, वहाँ फिलहाल पूरी तरह से पानी ने उसको साफ कर दिया है। तो यमुना नदी फिलहाल साफ तो जरूर हुई है, लेकिन खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर बह रही है। हालांकि 1978 में करीब 41 साल पहले दिल्ली के अंदर आंचल बाढ़ आई थी। उस समय 207 मीटर को कहीं ना कहीं यमुना नदी का जलस्तर पार कर गया था, लेकिन उस समय स्थिति दूसरी थी। 2013 की अगर बात की जाए तो 2013 के अंदर भी 207 मीटर को यमुना नदी का जलस्तर पार कर गया था, और इस बार भी कहा जा रहा है कि 207 मीटर को यमुना नदी का जलस्तर पार कर जाएगा। लेकिन क्या बाढ़ की स्थिति बनती है ये तो बाद में ही पता चलेगा। बिल्कुल गिरीश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि जो 48 घंटे हैं वो शांतिपूर्वक निकल जाएं। और दिल्ली सरकार ने हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं, करीबन 2000 से ज़्यादा रिलीफ कैंप्स भी बनाए जा चुके हैं। तो अगर कोई मुश्किल में फंसता है तो वो इन नंबर्स पर कॉल करके हेल्प यानी कि मदद ले सकता है। और फिलहाल नया सवेरा में वक्त छोटी सी ब्रेक का है, आप देखते रहिए टीटी न्यूज़। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो मुझ की बात करो। पहले करो शुरुआत करो तो मुझ। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। आपका लेटर। सबरे नमस्ते, हम हैं प्रेस, जो आपके बच्चे को कर देते हैं प्रेस। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हंस खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने। जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? अरे सर गुरजीत नाम सर, एक तो सवाल था, ये आधार कार्ड हम गरीबन के लिए क्या करता है? आधार कार्ड सरकार गरीबों के लिए बहुत सारा पैसा भेजती है, लेकिन उस पैसे में से काफी सारा पैसा बीच में ही लीक हो जाता है, बिल्कुल इस पाइप की लीकेज की तरह। तो सर इसमें आधार कार्ड क्या करता है? पाइप में छेद करने वाले बेईमानों को पहचान लेता है और पैसा सीधे गरीबों के खाते में। ये तो फायदे की चीज है सर। तभी तो मैं कहता हूँ बेटा, आधार अपना लो। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है नया सवेरा में, और अब खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। अगले 22 तारीख से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर होंगे। ये देश हैं फ्रांस, UAE और बहरीन। तीनों देशों में जहां द्विपक्षीय संबंधों को नई उड़ान देने का लक्ष्य होगा, वहीं पीएम मोदी फ्रांस के ब्यारित्ज में होने वाली G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस सम्मेलन में मौजूदा वैश्विक मुद्दों पर निर्णायक चर्चा होने की उम्मीद की जा रही है। पीएम मोदी 22 से 26 अगस्त तक फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन की यात्रा पर जा रहे हैं। 3 देशों के अपने दौरे में पीएम मोदी इन देशों के शीर्ष नेताओं के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और परस्पर हितों के वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। पीएम मोदी 22 अगस्त की शाम फ्रांस पहुंचेंगे। शाम को ही उनकी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मीटिंग होनी है। दोनों नेताओं के बीच पहले आपसी बैठक होगी और फिर शिष्टमंडल स्तर की बैठक होगी। पीएम मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। इसके अलावा पीएम मोदी एयर इंडिया के 2 विमान हादसों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि भी देंगे।
France has also been a strong supporter in international forums. There exists strong cooperation in the fields of defense, maritime security, space, cyber, counterterrorism, and civil nuclear energy. Trade and investment relations have been growing stronger. The bilateral trade in 2018-19 was US $11.89 billion. प्रधानमंत्री 23 से 25 अगस्त तक संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन की यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी के संयुक्त अरब अमीरात की इस यात्रा के खास मायने हैं क्योंकि इस दौरान वो यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद ग्रहण करेंगे। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान वहां पर रुपे कार्ड की शुरुआत भी की जाएगी। दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, समग्र सामरिक सहयोग के बढ़ावा देने के साथ कारोबार, आतंकवाद से निपटने, अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने पर व्यापक चर्चा हो सकती है। पीएम मोदी अबू धाबी के युवराज शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ भी मुलाकात करेंगे और इस दौरान वो द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और परस्पर हितों के अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा करेंगे। यूएई से मोदी 24 अगस्त को बहरीन के लिए रवाना होंगे, जो कि इस खाड़ी देश की भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। बहरीन में मोदी अपने समकक्ष राजकुमार शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा के साथ द्विपक्षीय संबंधों के पूरे आयामों के साथ ही क्षेत्रीय और परस्पर हितों के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। The award in the name of Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, the founding father of the UAE, acquires special significance as it was awarded to the Prime Minister in the year of the birth centenary of Sheikh Zayed. Further, commemorative stamp on Mahatma Gandhi will be released on the occasion of the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi. Arrangements for launch of RuPay card in the UAE will also be put in place during this visit. यूएई और बहरीन की यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी 25 अगस्त को फिर से फ्रांस के बियारेत्ज जाएंगे। गौरतलब है कि इस बार G7 सम्मेलन की थीम रखी गई है असमानता के खिलाफ लड़ाई। इसके तहत 5 अहम उद्देश्यों को तय किया गया है। इनमें अवसरों की असमानता, जैव विविधता और पर्यावरण का संरक्षण, सुरक्षा और आतंकवाद को रोकना, डिजिटल और लोकतंत्र की रक्षा और अफ्रीका के साथ भागीदारी जैसे विषयों को शामिल किया गया है। मेजबान फ्रांस द्वारा कई सहयोगी देशों को भी आमंत्रित किया गया है, जिसमें 4 प्रमुख देशों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, चिली और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 6 अफ्रीकी देशों को भी आमंत्रित किया गया है। श्यामा मिश्रा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज। तो बेहद अहम रहेगी प्रधानमंत्री की ये यात्रा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 3 देशों की यात्रा के दौरान लात्विया में हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज लात्विया के प्रधानमंत्री क्रिस्टयानिस कर्निस से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे, साथ ही भारत लात्विया बिजनेस फोरम की बैठक को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने लात्विया की राजधानी रीगा में भारतीय समुदाय को संबोधित किया और कहा कि भारत लात्विया से संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, चौथे औद्योगिक क्रांति में भारत और लात्विया एक महत्वपूर्ण साझेदार बन सकते हैं। Latvia and India enjoy friendly and cordial relations. Our relations have been growing steadily in diverse spheres since the establishment of our diplomatic relations in 1991. India is committed to strengthening its relations with Latvia in all spheres, including business and investment, cultural and academic cooperation, and people-to-people connect. विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश के 3 दिनों के दौरे पर कल रात ढाका पहुंचे। आज वे बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमिन के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आपसी महत्व के कई मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। इसके बाद दोपहर में विदेश मंत्री एस जयशंकर का प्रधानमंत्री शेख हसीना से मिलने का कार्यक्रम है। विदेश मंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण करने के बाद जयशंकर की बांग्लादेश की ये पहली यात्रा है। बांग्लादेश भारत का अहम सहयोगी और पड़ोसी प्रथम नीति का मुख्य स्तंभ है। और इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए ढाका से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश शाह। राजेश, बांग्लादेश भारत का जहां अहम सहयोगी है, वहां अगर हम पड़ोसी प्रथम नीति की बात करें तो मुख्य स्तंभ भी है। ऐसे में क्या मुख्य एजेंडा है एस जयशंकर की इस बांग्लादेश विजिट का? आचल, विदेश मंत्री श्री जयशंकर की इस यात्रा के दौरान मुख्य रूप से भारत और बांग्लादेश के बीच कनेक्टिविटी के जो इश्यूज हैं, यातायात और संपर्क,
सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंध, ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर वो बांग्लादेश के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच रेल, सड़क तथा परिवहन से जुड़ी अनेक परियोजनाएं चल रही हैं। उम्मीद की जाती है कि इस यात्रा के दौरान श्री जयशंकर अपने बांग्लादेश के काउंटर पार्ट के साथ इन विषयों पर भी बातचीत करेंगे। आंचल। राजेश, अगर हम आर्थिक लिहाज से देखें और हम देखें राजनीतिक और सामरिक लिहाज से देखें तो किस तरह से इस यात्रा से हम जो रिश्ते हैं, क्योंकि पड़ोसी आप चुनते नहीं हैं, वो आपको अपने आप विरासत में मिलते हैं, ऐसे में उस लिहाज से कितनी अहम है? और अभी हमने देखा था कि 7 और 8 अगस्त में जो गृह मंत्री हैं बांग्लादेश के, वो दिल्ली आए थे और उन्होंने अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं उनसे मुलाकात की थी। आंचल, भारत और बांग्लादेश के बीच उच्च स्तरीय वार्ताएं लगातार होती रही हैं। इस बीच गृह मंत्री के साथ बातचीत हुई थी। उसके पहले भारत से वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर भी बांग्लादेश आए थे और वहां उनकी भी बातचीत हुई थी। 1971 में आजादी मिलने के बाद से लगातार बांग्लादेश भारत का एक महत्वपूर्ण सहयोगी और दोस्त बना रहा है। अभी कश्मीर में 370 धारा से हटने के मुद्दे पर भी वो खुलकर और मजबूती के साथ बांग्लादेश ने भारत का साथ दिया है। बल्कि यहाँ पे जो छोटे मोटे उपद्रवी तत्व हैं उनके खिलाफ भी बांग्लादेश ने काफी सख्ती दिखाई है और अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे भी भारत का इसमें सहयोग दिया है। और उम्मीद की जाती है कि ये संबंध इस यात्रा से और भी मजबूत होंगे और भारत और बांग्लादेश अपनी इस मजबूती को और आगे बढ़ाएंगे। और सबसे अहम ये बात भी है राजेश की बांग्लादेश की जो यात्रा है वो एस जयशंकर पहली बार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री से भी मिलने का, यानी कि शेख हसीना से भी मिलने का कार्यक्रम है। अगर हम इस लिहाज से देखें तो काफ़ी सटीक सधे हुए शब्दों में अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करते हैं एस जयशंकर और यहाँ पर भी यही उम्मीद उनसे की जाएगी ताकि द्विपक्षीय जो संबंध हैं वो मजबूत तो हों ही, साथ ही साथ एक नया अध्याय जुड़ सके दोनों देशों के बीच। आंचल, प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ उनकी एक औपचारिक बातचीत होगी। ऐसा अनुमान किया जाता है कि अक्टूबर के महीने में प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की यात्रा पर आएंगी और उस संबंध में भी मेरा ख्याल है कि इस यात्रा के दौरान दोनों के बीच जो औपचारिक वार्ता है उसमें कुछ चर्चाएं होंगी। लेकिन मुख्य जो वार्ता भारत के विदेश मंत्री करेंगे वो यहाँ के विदेश मंत्री के साथ करेंगे और भारत के साथ जो इनके संबंध है उनके विभिन्न आयामों को और भी मजबूती देने के लिए यह यात्रा महत्वपूर्ण साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए और हम आपसे आगे भी इस पूरी यात्रा पर अपडेट्स लेते रहेंगे। तो जो विदेश मंत्री है वो ढाका पहुंच गए और काफ़ी अहम दिन होने वाला है, उनकी काफ़ी अहम बैठकें हैं। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने के साथ अहम तौर पर किस तरह से दोनों देश आपसी विश्वास को आगे बढ़ाते हैं इस पर रहेगी खास नजर। लेकिन फिलहाल नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए टीडी न्यूज़। अरे भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊँगा? फिर ठीक है, लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं और एड्रेस के लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाकर खुद बदल सकते हैं। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। आपका लेटर। सबरे नमस्ते, हम हैं प्लस, जो आपके बच्चे को कर देते हैं प्लस। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हम खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने। जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? ई-शॉपिंग साइट पर श्वेता ने देखा एक सुंदर हार। उसका डिजाइन देखकर हो गई वो बेकरार। झटपट उसने बुक किया और एडवांस में पेमेंट किया। लेकिन ये क्या? ये नहीं था वो हार जिससे श्वेता को हुआ था प्यार। शॉपिंग साइट के इस व्यवहार से श्वेता तो हुई हैरान परेशान। आप भी शॉपिंग साइट से खरीदारी करते समय रहें सावधान। जानें उनके नियमों को, टर्म्स एंड कंडीशंस का रखें ध्यान। जागो ग्राहक जागो।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है नया सवेरा में। और अब आइए रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। जिब्राल्टर की ओर से पिछले हफ्ते छोड़े जाने के बाद ईरानी तेल टैंकर चालक दल के साथ रवाना हो गया। चालक दल में अधिकतर भारतीय हैं। जिब्राल्टर के स्थानीय प्रशासन ने बताया कि वे अमेरिकी वारंट के आधार पर पोत को रोकने का आदेश अदालत से पाने में असफल रहे। ग्रेस 1 नामक इस पोत को ब्रिटेन के अर्ध स्वायत्त क्षेत्र जिब्राल्टर ने 4 जुलाई को स्पेन तट से पकड़ा था। इस पोत को ईरान ने एड्रियन दरिया का नाम दिया है। टैंकर के चालक दल के सदस्यों में अधिकतर भारतीय हैं, लेकिन रूसी, लातवियाई और फिलीपींस के नागरिक भी इनमें शामिल हैं। टैंकर के भारतीय कप्तान और 3 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें पिछले हफ्ते सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। खबर सूडान से। सूडान की सत्ता से हटाए गए सैन्य शासक उमर अल बशीर को कल भ्रष्टाचार के मुकदमे में सुनवाई के लिए अदालत में पेश किया गया। 30 साल तक देश पर शासन करने वाले 75 साल के बशीर पर भ्रष्टाचार के अलावा विदेशी मुद्रा जमा करने और गैर कानूनी तरीके से तोहफे लेने के आरोप है। इस साल अप्रैल में सत्ता से हटाए जाने के बाद बशीर के आवास पर मारे गए छापे में 11 करोड़ से ज्यादा डॉलर यानी करीबन 800 करोड़ रुपए की 3 देशों की विदेशी मुद्रा जब्त की गई। खबर फ्रांस से। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और उनकी रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के बीच फ्रांस के बॉर्मेस लेस मेमोसास में द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने यूक्रेन में संघर्ष खत्म करने, सीरिया में संघर्ष और फ्रांस में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर चर्चा की। मैक्रो के 2017 में सत्ता संभालने के बाद दोनों देशों के बीच ये 7वीं द्विपक्षीय वार्ता थी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने फ्रांस के येलो वेस्ट प्रदर्शन की तरह मॉस्को में किसी भी तरह के सरकार विरोधी प्रदर्शन को रोकने की प्रतिबद्धता जताई है। स्विट्जरलैंड के बासेल में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में बी साई प्रणीत और एच.एस. प्रणॉय अपना अपना मुकाबला जीतकर दूसरे दौर में पहुंच गए। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में मैच में साई प्रणीत ने कनाडा के जेसन एंथनी होशवे को 21-17, 16 से मात दी। वहीं एच.एस. प्रणॉय ने फिनलैंड के ई2 हाइनुक को 17-21, 21-10, 21-11 से हराया, जबकि किदामी श्रीकांत भी अपना मैच जीतने में सफल रहे। श्रीकांत ने पहले राउंड के मैच में आयरलैंड के हेट गुएन को 17-21, 21-16, 21-6 से शिकस्त दी। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और साइना नेहवाल को पहले दौर में बाई मिली है। डीडी न्यूज की वरिष्ठ एंकर नीलम शर्मा के निधन पर प्रसार भारती के अध्यक्ष, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव, प्रसार भारती के सीईओ, दूरदर्शन के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सभी ने नीलम शर्मा के साथ जुड़े अपने अनुभवों को याद किया। करीब 50 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। पत्रकारिता में लंबा अनुभव रखने वाली नीलम शर्मा पिछले 2 दशकों से दूरदर्शन का प्रमुख चेहरा थी। पत्रकारिता जगत में उन्होंने कई नए सोपान गढ़े थे। इस अवसर पर प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश ने कहा कि प्रसार भारती नीलम शर्मा तेजस्विनी अवार्ड और अच्युतानंद साहू अवार्ड के रूप में 2 नए पुरस्कारों की शुरुआत कर रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव अमित खरे ने कहा कि नीलम शर्मा दूरदर्शन की पहचान थी और नई युवा पीढ़ी के लिए वो हमेशा आदर्श रहेंगी। Don't know how we in Doordarshan are going to, make up for this. We have decided to institute the Neelam Sharma Tejaswini Award, which I think will be a very coveted award for anchors as we go along, and also the Achyutanand Sahu Award. This was another thing which was on our mind for some time, and this was another colleague of ours whom we lost in very, very tragic circumstances. नीलम शर्मा जी ने निश्चित रूप से शालीनता से, सौम्यता से और उसके साथ ही अपने विचारों से दूरदर्शन को एक नई पहचान दी। मैं समझता हूँ
दूरदर्शन में जो नई पीढ़ी आ रही है वह निश्चित रूप से इनके कदमों पर आगे बढ़ेगी। वहीं प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति ने कहा कि नीलम शर्मा अपनी प्रतिभा, कौशल और शालीन व्यक्तित्व के लिए हमेशा अपने दर्शकों के दिलों में बसी रहेंगी। She will be long remembered for the grace and dignity that she carried with her on screen and of course in the hearts of millions of people. I was just staggered after I shared the news on Twitter with the volume of response. I think it goes to show the kind of presence she had and the place she has in people's hearts. वहीं डीडी न्यूज के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने कहा कि नीलम शर्मा का निधन डीडी न्यूज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। दूरदर्शन समाचार की वो छाप थी, शालीन व्यक्तित्व, गरिमामय प्रेजेंस उनकी, चाहे वो स्क्रीन पर हो या ऑफ स्क्रीन हो, उनका व्यवहार जो है वो हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। मैं यही कहूँगा, द स्टार हैज़ गॉन बट द लाइट विल नेवर डाई। तो नीलम जी हमारी स्मृतियों में हमेशा अमर रहेंगी। और आइए अब रुक करते हैं नई दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्रों का और सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। जो पहला पत्र हम ले रहे हैं वो है जनसत्ता, जिसमें हम जिस तरह से कल उफनती हुई तवी नदी से फंसे हुए 4 मछुआरों को वायुसेना ने बचाया है। बहुत ही खूबसूरत हेडलाइन लिखी है, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। तो शौर्य गाथा है वायुसेना की, और जिस तरह से शौर्य का परिचय देते हुए एक वानगी प्रस्तुत की कि जो वहाँ पे फंसे हुए लोग थे उन्हें सकुशल वहाँ से निकाल लिया गया। ये अपने आप में दिखाता है मानवीय संवेदनाओं के साथ साथ किस तरह से वायुसेना अपना काम बखूबी ढंग से निभाती है। काफ़ी अहम खबर, और ये जो दृश्य थे वो काफ़ी सुखद थे। रुक करते अगली खबर का, जो कि हिंदुस्तान से है। अर्धसैनिक बलों में जो अब सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की एज है वो अब 60 साल कर दी गई है। सभी जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं अब उसकी 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट होगी। हालांकि जो पहले जो यह आयु सीमा थी कुछ पदों के लिए वो 57 साल थी, तो यानी कि इसमें अब 3 साल का इजाफा किया गया है। अगर रिटायरमेंट होती है तो अब वो 60 साल पर होगी, और पहले कुछ पदों के लिए 57 वर्ष थी। और उच्च न्यायालय के फैसले के बाद गृह मंत्रालय ने इस आदेश को जारी किया है। अगली खबर जो हम ले रहे हैं वो है नवभारत टाइम्स से, और इसमें एक बेटी जिसने अपनी मां को खो दिया लेकिन उसके बाद भी हार नहीं मानी, उसके सपनों का जिक्र है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के इलाके बालाकोट में भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक के बाद जब कश्मीर में पाक विमानों ने घुसपैठ की, तब एयरफोर्स जो पायलट्स थे उनमें मेडल पाने वाली मिंटी पहली महिला ऑफिसर, यानी कि इस पूरे ऑपरेशन में गाइडिंग फोर्स जो रही वो मिंटी रही। और बचपन में ही उन्होंने अपनी मां को खो दिया था। उसके बाद लगातार उनका आत्मविश्वास जिंदा रहा, और इसी आत्मविश्वास के साथ वो आगे बढ़ती रही। और बचपन से ही पिता वायुसेना में थे, तो जाहिर तौर पर उनका भी मन था कि वो सेना को ज्वाइन करें। रुक करते हैं अगली एक और खबर का। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। जी हां, हिंदी फिल्म संगीत के जाने माने संगीतकार खयाम का लंबी बीमारी के बाद मुंबई में एक अस्पताल में निधन हो गया। कभी कभी और उमराव जान जैसी फिल्मों को अपना सदाबहार संगीत से सजाने वाले खयाम 92 वर्ष के थे। खयाम को मुंबई के उपनगर जुहू में एक अस्पताल में 10 दिन पहले भर्ती कराया गया था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी। खयाम ने त्रिशूल, नूरी और शोला शबनम जैसी कई सफल फिल्मों में संगीत दिया। दिखाई दे के बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले। 18 फरवरी 1927 को पंजाब के जालंधर जिले के राहो गांव में पैदा होने वाले खयाम ने संगीतकार के तौर पर अपने करियर की शुरुआत फिल्म हीर रांझा से की थी। खयाम ने कभी कभी उमराव जान, त्रिशूल, नूरी, बाजार, रजिया सुल्तान जैसी फिल्मों के संगीत दिए।
परेशान है, रात वीरान है, देख जा किस तरह आज तन्हा है हम। इन आंखों की मस्ती के बड़ी वफा से निभाई हमने, फिर छिड़ी रात बात फूलों की, जैसे गीत रचने वाले खयाम ने अनेक शानदार गीत लिखे। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, दिल चीज क्या है। खयाम ने पहली बार फिल्म हीर रांझा में संगीत दिया, लेकिन मोहम्मद रफी के गीत अकेले में वो घबराते तो होंगे से उन्हें बॉलीवुड में पहचान मिली। इसके बाद फिल्म शोला और शबनम ने उन्हें संगीतकार के तौर पर स्थापित कर दिया। खयाम का पूरा नाम मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी था, लेकिन फिल्म जगत में वे खयाम के नाम से मशहूर हुए। अपने 4 दशक लंबे करियर में खयाम ने एक से बढ़कर एक गाने बनाए। उन्हें 1977 में कभी कभी और 1982 में उमराव जान के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। साल 2010 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा साल 2007 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 2011 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। सोमवार देर शाम को 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। पिछले कुछ अरसे से खयाम बीमार चल रहे थे। खयाम ने अपनी यादगार धुनों से अनगिनत गीतों को अमर बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो किसी ने सच ही कहा है कि बातें भूल जाती हैं लेकिन यादें हमेशा याद आती हैं। और अब देख लेते हैं कैसा है आपके मौसम में, आपके शहर में मौसम का मिजाज। और इसी के साथ नया सवेरा में वक्त हो गया है कि मैं आपसे विदा लूं, लेकिन आगे आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट न्यूज़ मेरे सहयोगी अनिल थॉमस के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, मुस्कुराते रहिए, नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं जल शक्ति समाचार। नई दिल्ली में स्वच्छता कार्यशाला का आयोजन हुआ। आयोजन में बरसों पुरानी मैला ढोने की प्रथा को तकनीकी अमली जामा पहनाने पर जोर दिया गया। तो मेहसाणा जिले में खेती में पानी बचाने के लिए पहल की जा रही है और ग्रामीण सहभागिता की एक मिसाल पौड़ी गढ़वाल से जिले से भी आई है। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। स्वच्छता में मैला ढोने की प्रथा को तकनीक से जोड़ने पर दिया गया जोर। मेहसाणा के खेतों में जल संरक्षण के लिए हुई नई पहल। पौड़ी गढ़वाल में ग्रामीण सहभागिता से बन रहे हैं तालाब। देश में जल संरक्षण के लिए हो रही है पहल। तो आपको बता दें कि नई दिल्ली में एक दिवसीय स्वच्छता कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्वच्छ भारत मिशन की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने हाथ से मैला ढोने के काम को तकनीक से जोड़ने पर जोर दिया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वच्छता कार्यशाला के दौरान देश भर के तमाम स्वच्छता मिशन से जुड़े लोगों ने भाग लिया। स्वच्छ भारत मिशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
थावरचंद गहलोत ने कहा कि देश में हाथ से मैला ढोने के काम पर प्रतिबंध लगे 2 दशक से ज्यादा हो गए, लेकिन इसका पूरा समाधान नहीं मिला और अब इसको तकनीकी के जरिए पूरी तरह सुलझाया जाएगा। आवश्यकता है नगरीय निकायों को और पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आने वाली संस्थाएं इन आधुनिक यंत्रों का उपयोग करें और हाथ से मेला ढोने वाली प्रथा को जड़मूल से समाप्त करें। यह हाथ से मेला ढोने वाली प्रथा एक अभिशाप था और इस अभिशाप को समाप्त करने का निर्णय भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लिया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाथ से मैला ढोने के काम से मुक्ति के लिए शहरी निकायों की भूमिका की बात को स्वीकारते हुए कहा कि इसके लिए सामाजिक बदलाव को भी अमल में लाना जरूरी है। इसमें हम टोटल सफलता तब पाएंगे जब सोशल एम्पावरमेंट का जो वो लूप है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे गहलोत जी बता रहे थे, कई हमारे ऐसे स्टेट्स में जो सफाई कर्मचारी हैं जो पुराने तरीके से काम कर रहे थे, उनको ट्रेन करके, उनको लोन देके, उनको ये जो मैकेनाइज्ड क्लीनिंग है उसके लिए स्किल्स देके, तो ये सब सोशल एम्पावरमेंट का है। एक दिन की स्वच्छता कार्यशाला में स्वच्छता से जुड़े कानूनी, प्रबंधन, तकनीकी, सीवर टॉयलेट और खारे पानी जैसे उन सभी पहलुओं पर चर्चा की गई, जिससे स्वच्छता मिशन को उसकी बुलंदियों तक ले जाया जा सके। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से जल संचयन के लिए आगे आने की अपील की थी। प्रधानमंत्री के इस आह्वान के बाद लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते चले गए और ऐसी ही एक वानगी देखने को मिली है गुजरात के मेहसाणा से। ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात का मेहसाणा जिले के विसनगर तालुका के सवालिया गांव के किसान लक्ष्मण पटेल और किरीट भाई पटेल अपने खेतों में बरसात का पानी संग्रहित करते हैं। इन्होंने खेतों में नालियां बना रखी हैं, जिसके जरिए पानी खेत के अंत में बने हौज में जाकर मिलता है और हौज में बने 120 और 415 फीट पाइप के जरिए पानी कुओं तक पहुंचता है और पानी का संग्रहण किया जाता है। 6 इंच की पाइप द्वारा खेत का पानी सब मेरे खेत में, मेरे कुएं में, मेरे बोर में रिचार्ज करने के लिए पाइपलाइन लगा दी है। सब लोगों को मेरी भी ये विनती है कि आप भी खेत का पानी खेत में रखो। मेहसाणा के किसानों ने बारिश के पानी को संग्रहित कर जल के महत्व को समझा है। खेतों में टपक सिंचाई पद्धति को अपनाया गया है। बर्बाद होने वाले जल को जल संचयन के जरिए संग्रहित कर जल संकट को दूर करने के प्रयास जारी हैं। इससे रिचार्ज भी होगा, आजू बाजू के खेडूतों को भी पानी मिल जाएगा और जो पानी बह जाता है वो जमीन में फिर से वापस जाएगा। पानी की सबसे अधिक खपत खेती में होती है। खेतों में बर्बाद हो रहे जल और सिंचाई की उत्तम तकनीक के जरिए जल संकट के खतरों से निपटा जा सकता है। मेहसाणा के किसानों ने जल संचयन के जरिए इस मिसाल को पेश किया है। प्रवीण सोलंकी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, मेहसाणा। और उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल का चौंदकोट क्षेत्र सदियों से सहभागिता का एक बड़ा उदाहरण रहा है। इसे जन सहभागिता की मिसाल ही कहेंगे कि महिलाएं और बच्चे मिलकर जल बचाने के लिए एक तालाब का निर्माण कर रहे हैं। उत्तराखंड का जनपद पौड़ी गढ़वाल का चौंदकोट क्षेत्र सदियों से सहभागिता का एक बड़ा उदाहरण रहा है। यहाँ के ग्रामीण अपने अपने क्षेत्र में जल संरक्षण के लिए बड़े बड़े तालाब यानी कि चाल खाल का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें इन दिनों गांव गडोली की महिलाओं, पुरुषों और बच्चों की सहभागिता से निकटवर्ती क्षेत्र में एक बड़े विशाल तालाब का निर्माण किया जा रहा है। इसमें स्थानीय फील गुड ट्रस्ट अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जल संरक्षण के बहुत बड़े बड़े काम भल्लुलगत फील गुड के बैनर के तहत हो रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग, बल्कि मैं ये कहता हूं कि सबसे बड़ी उपलब्धि भल्लुलगत फील गुड की, और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे हर काम में, विशेषकर जल संरक्षण के काम में, जन सहभागिता बढ़ चढ़ करके हमें मिलती है। पुरुष हो या महिला, बच्चे हो या बुजुर्ग, घर का पूरा काम करने के बाद सामूहिक रूप से तालाब निर्माण कार्य में जुट जाते हैं। ये अभियान बड़े जोरों से चल रहा है और इसी संदर्भ में ये हम गडोली गांव में ये जो है खालचाल जो हम बना रहे हैं, इसी संदर्भ में बना रहे हैं कि पानी की सुरक्षा हो, हर प्रकार से
जल जानवरों के लिए, मनुष्यों के लिए और जीव जंतुओं के लिए, सबके हित में ये पानी का लाभ सबको मिल जाए। ग्रामीण चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में पानी रुके और आसपास क्षेत्रों में हरियाली रहे। यदि इस प्रकार पानी संरक्षण के लिए कार्य करते रहे तो जल संरक्षण भी होगा और आसपास हरियाली भी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, देहरादून। तो जल संरक्षण के लिए पूरे देश में पहल हो रही है। आइए आज हम देखते हैं कि इस पहल के लिए देश के सभी वर्ग के लोग किस तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। तो इंसान जानवर भी जल संरक्षण का संदेश देते नजर आ रहे हैं। तो जल संरक्षण को लेकर अगर आपके आसपास भी कोई पहल हो रही है तो आप उसकी वीडियो बनाकर हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हम तक आप अपने संदेश भी भेज सकते हैं और हमारी इस खास मुहिम के साथ फेसबुक पर डीडी न्यूज लाइव और ट्विटर हैंडल @DD News Live और @DD News हिंदी के जरिए जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।